साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वह अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बोर्ड मास का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो कैलकुलेशन आपको करना होता है वह बोर्ड मास के हिसाब से करना होता है। अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड मास में जितना यहाँ पे लेटर है ना, प्रत्येक लेटर का अपना मीनिंग है। जैसे पहला लेटर है बी, बी का मतलब है ब्रैकेट, यानी इन क्रियाओं में से सबसे पहले हमें किसका क्रिया करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स का क्रिया करना है। और ब्रैकेट भी हमारे पास कुल मिला के 4 तरीके का है। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट्स में से किसका क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन ब्रैकेट का क्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह भी आपका ब्रैकेट ही कहलाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है। उसके बाद आपको करना है छोटी ब्रैकेट का क्रिया। उसके बाद आपको करना है ना मझली ब्रैकेट का क्रिया, और अंत में आपको करना है जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसका क्रिया। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसका क्रिया आपको करना है। तो कुल मिला के यह 4 तरीके का ब्रैकेट्स होता है। आपको इन चारों का प्रायोरिटी तय कर लेना है कि इन चारों में से सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, अगर लाइन ब्रैकेट है तो, अगर नहीं है तो हम पहले छोटी ब्रैकेट है ना, उसके बाद मझली ब्रैकेट, और अंत में हम लोग करेंगे सबसे बड़ी ब्रैकेट्स का क्रिया। यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर का जो भी क्रिया होगा, चाहे प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद चलिए अगला लेटर क्या है, ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है आपका का मतलब वास्तव में गुना ही होता है। ठीक है, तो अगला जो क्रिया हम लोग करेंगे वह क्या करेंगे, वह ऑफ का क्रिया करेंगे का। अगला लेटर है डी। डी फॉर होता है आपका डिवीजन। डिवीजन का क्रिया इसके बाद करना है। ठीक है, ऑफ के बाद किसका क्रिया करना है, डिवीजन का। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो ऑफ के बाद हम लोग करेंगे डिवीजन का यानी भाग का क्रिया। उसके बाद अगला लेटर है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके बाद हमें गुणा का क्रिया करना है। ठीक है, इसके बाद हमें किसका क्रिया करना है, गुणा का क्रिया करना है। उसके बाद अगला लेटर है ए। ए फॉर होता है आपका एडिशन, यानी इसके बाद हमें एडिशन का क्रिया करना है। ठीक है, एडिशन यानी कि प्लस का। और फाइनल जो लेटर है वो आपका एस है। एस फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद हमें किसका क्रिया करना है, इसके बाद हमें घटाव का क्रिया करना है। ठीक है, तो प्रायोरिटी आप देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का क्रिया करेंगे, ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट का पहले, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट और अंत में सबसे बड़ी ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट्स का क्रिया हो जाए उसके बाद हमें ऑफ का क्रिया करना है, यानी कि का। ऑफ यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, का वास्तविक मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद जो अगला क्रिया करना है आपका वो है डिवीजन का। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद भाग, गुना, प्लस माइनस, भाग, गुना, प्लस माइनस। अच्छा, इस दोनों में देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए ऑफ का मतलब भी गुना होता है ना, ऑफ का मतलब भी गुना होता है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुना होता है। यहाँ भी हम लोग गुना ही करते हैं। अगर दो संख्याओं के बीच में ऑफ मिले या का लिखा मिले तो हम उन दोनों संख्याओं को भी गुना करेंगे, और दो संख्याओं के बीच में अगर गुना का चिन्ह मिले तो वहाँ पे भी हम लोग गुना करते हैं। बट अंतर क्या हो जाता है, तो अंतर यह होता है कि जो ऑफ वाला होता है यानी का वाला जो गुना होता है उसका क्रिया डिवीजन से यानी भाग से पहले होता है, लेकिन सीधे जो गुना का चिन्ह जहाँ पे मिलता है उसका क्रिया भाग के बाद होता है। जो ऑफ वाला है, ऑफ वाला गुना, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑफ का मतलब ही क्या होता है, का मतलब ही गुना होता है, और गुना का मतलब ही गुना होता है। तो गुना के जगह अगर का चिन्ह मिले तो वहां पे भी हम लोग गुना करते हैं, यहाँ भी गुना करते हैं। बट इस वाले गुना का क्रिया भाग से पहले और सीधे जो गुना होगा उसका क्रिया भाग के बाद होगा।
जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहे कि 120 भागा 12 का 5, ठीक है, 120 भागा 12 का 5 बराबर क्या होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो अगर इस तरीके से रहे 120 भागा 12 गुना 5, इसका वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए दोनों जगह न्यूमेरिकल सेम ही है, एक जगह बस का है और दूसरे जगह गुना है। अब इस दोनों में अंतर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि का क्रिया होता है भाग से पहले, तो यहाँ का है तो इसका क्रिया भाग से पहले, तो पहले हम इस दोनों का क्रिया करेंगे तो 12 पंचे 60, इस दोनों का क्रिया पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 120 भागा 12 पंचे 60। और अब आप 120 में 60 से भाग करिए, क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी पहले हम इसका क्रिया करेंगे 12 पंचे 60, क्योंकि का क्रिया भाग से पहले होता है। अब 60 हो गया, 60 में 120 में 60 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे देख लीजिए गुना का चिन्ह है और गुना से पहले भाग का क्रिया होता है, तो पहले हम लोग भाग करेंगे, तो 120 में 12 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 10, और तब हम गुना करेंगे 5 से, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा 10 पंचे 50, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 50 हो जाएगा। बस हम आपको यह समझाने का प्रयास किए हैं यहाँ पे कि का मतलब भी गुना होता है, यहाँ भी इस दोनों का गुना किए हैं और यहाँ भी इस दोनों का गुना होगा। बट अंतर क्या है कि जो का वाला गुना है उसका क्रिया भाग से पहले होगा और जो जनरल गुना है उसका क्रिया भाग के बाद होगा। तो यही आपका बोर्ड मास है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इस तरह का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे लाइन ब्रैकेट का क्रिया। तो लाइन ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 और 7 है, तो 5 + 7 बराबर 12। अब इसका वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 12 हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हम लोग लाइन ब्रैकेट का ही क्रिया करेंगे। इसको इस माइनस को मत देखिए, लाइन ब्रैकेट के साथ क्या है 5 + 7 है, तो 5 और 7 कितना हो गया 12। अब छोटी ब्रैकेट का क्रिया करिए। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 + 6 - 12, तो 9 और 6 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया आपका, इस पूरे है ना छोटी ब्रैकेट का वैल्यू 3 हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं मछली ब्रैकेट में। अब इसका क्रिया करिए 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 3 माइनस करिए 24, इस पूरे का वैल्यू अब कितना हो गया 24। अब यहाँ पे देख लीजिए 24 के साथ गुना करेंगे और वास्तव में 1/3 के साथ इस पूरे ब्रैकेट वाला का गुना था, तो अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे 3 × 8 = 24। क्या बचा हमारे पास फाइनली 8, तो 56 भागा 8 वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद आपको करना है मझली ब्रैकेट का, और अगर बड़ी ब्रैकेट है तो फाइनली यानी कि लास्ट में आपको बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है। यहाँ पे देखिएगा 1/3 इस पूरे के गुना में है, ठीक है, तो इस पार्ट का हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ तक का वैल्यू आपका 24 आया। अब 1/3 गुना 24 का मतलब क्या हुआ 8, तो अब इस पार्ट तक में वैल्यू आपका 8, यह भी तो ब्रैकेट का हिस्सा है 8। अब 56 भागा 8 कितना हो जाएगा 7, तो आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला गया है a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब बट्टा 3 × a - b × b - c × c - a का वैल्यू क्या होगा। दरअसल इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1 होगा। अब कैसे 1 होगा इसको समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, a³ + b³ + c³, ठीक है, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 3abc। a³ + b³ + c³, जहां भी इस फॉर्म में डाटा लिखा रहे इसके बदले में हम 3abc लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि a + b + c का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर a + b + c का वैल्यू कहीं भी 0 के बराबर है, उस केस में आप a³ + b³ + c³ के लिए केवल 3abc लिख सकते हैं। जैसे x + y + z बराबर अगर 0 है, तो हम x³ + y³ + z³ का मान क्या लिख सकते हैं 3xyz लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस पूरे को a मानिए। a के जगह क्या है हमारा पूरा पहला a - b, b के जगह b - c और c के जगह c - a। यह a का मान, यह b का मान, यह c का मान, तो पूरा को क्या पढ़ेंगे हम a³ + b³ + c³। क्या इसके लिए हम 3abc लिख सकते हैं? तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि abc का वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं। तो a के जगह a - b, यह a का मान हो गया,
बी के जगह बी माइनस सी, यह बी का मान हो गया, और सी के जगह सी माइनस ए, यह सी का मान हो गया। तीनों का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए तो क्या जीरो के बराबर है, तो ए प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, बी माइनस में बी प्लस में कट जाएगा, सी माइनस में सी प्लस में कट जाएगा, सब कट गया, वैल्यू जीरो आ गया। तो कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी करने पर जीरो आ गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, 3abc लिखेंगे, यानी ऊपर वाले के बदले हम लिखेंगे 3abc। तो ए के जगह ए माइनस बी के जगह बी माइनस सी, और सी के जगह सी माइनस ए, यही तो लिखेंगे। ए के जगह इतना, बी के जगह इतना, और सी के जगह इतना, और बट्टा में सेम ही चीज़ है, देख लीजिए बट्टा में क्या है, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, बट्टा में तो यही वैल्यू है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ गया, कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर आपका इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए यह क्वेश्चन आपका नल और टंकी से है। बोला है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा पाइप टैंक को भरे होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए दो पाइप है, एक भरने वाला, जो पहला पाइप है वह भरने वाला है और वह टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, इतने घंटे में पूरे टैंक को भर देगा। जबकि दूसरा टैंक जो है, दूसरा पाइप जो है वह टैंक को खाली करने वाला है, और यह क्या करेगा कि टैंक को आप पूरी तरीके से भर देते हैं तो यह 21/8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज तो हम यह करेंगे कि भरने वाला को हम डिनोट कर लेंगे प्लस से और खाली करने वाले को माइनस से, ठीक है, ताकि यह स्पष्ट होता रहे कि दोनों में से भरेगा कौन और खाली कौन करेगा। पहले भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, यानी हमें 2/3 ही भरना है, पूरे टैंक को नहीं भरना है। कितना भरना है, 2/3 ही भरना है, क्योंकि टैंक 2/3 ही खाली है। तो पूछा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, पूरे टैंक को नहीं भरना है, टैंक के 2/3 भाग को ही हमें भरना है। तो क्वेश्चन वास्तव में यह हो गया कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए तरीका क्या हम लोग अपनाते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इसका एलसीएम लीजिए, अलग अलग भरने में या खाली करने में जो समय लगा है उसका एलसीएम। अब जब भिन्न के रूप में डाटा दे तो एलसीएम केवल ऊपर वाले लाइन का, तो 7 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21, यानी कि टंकी का क्षमता 21 लीटर है, ठीक है। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, अलग अलग पाइप के द्वारा, अलग अलग नल के द्वारा टंकी को भरने में जो समय लगता है उसका एलसीएम ही टंकी के क्षमता को दर्शाएगा। अब अगर भिन्न के रूप में है तो केवल ऊपर वाले लाइन का एलसीएम लीजिएगा, हर का एलसीएम नहीं लेना है, केवल अंश का। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना, 21, तो टंकी का क्षमता 21। अब हम क्या निकालेंगे कि प्रत्येक पाइप जो है वह 1 घंटा में, अगर घंटा के फॉर्म में दे रखा हो तब 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, और अगर खाली करने वाला है तो 1 घंटा में कितना लीटर खाली करेगा, और अगर मिनट के फॉर्म में देगा तो वहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना भरेगा अथवा 1 मिनट में कितना खाली करेगा। तो यहाँ घंटा के फॉर्म में दिया है तो हम क्या निकालेंगे कि यह 1 घंटा में कितना भरेगा। तो देखिए टंकी का क्षमता कितना है, 21 लीटर है, यह टंकी का क्षमता हो गया। अब पहला पाइप 7/4 घंटा में भर देगा, यानी कि 21 लीटर भरने में इसको 7/4 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ समझिएगा, अगली बार से कैलकुलेशन सीधे इसको देख के कर सकते हैं। 21 लीटर भरने में 7/4 घंटा का समय लगता है, इसका मतलब 1 घंटा में कितना भरेगा, 21/7/4, बट्टा वाला 4 जाके ऊपर 3 के 7 गुना तो 4 तिया 12, यानी पहला पाइप 1 घंटे में 12 लीटर भरेगा। कहने का मतलब टंकी के क्षमता में पहले पाइप के द्वारा जो भरने में समय लगा है उससे भाग करेंगे तो इससे निकलेगा कि यह 1 घंटा में कितना भरेगा। उसी तरीके से टंकी के क्षमता में दूसरे पाइप के द्वारा खाली करने में जो समय लगा है उससे भाग करेंगे तो इससे यह निकलेगा कि यह 1 घंटा में कितना खाली करेगा। तो 21 से 21 कैंसिल, ऊपर में कितना चला जाएगा, 8, यानी यह 1 घंटे में 8 लीटर खाली कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे रहता, पहला 10 घंटा में टंकी को भरेगा, दूसरा 30 घंटा में टंकी को भरेगा, तो टंकी का क्षमता मान लेते हैं, अलग क्वेश्चन रहता, तो टंकी का क्षमता दोनों का एलसीएम 30। अब 30 में 10 से भाग करिए 3, यानी कि यह 1 घंटा में 3 भरेगा। 30 में 30 से भाग करिए 1, यानी यह 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। कहने का मतलब है कि टंकी का क्षमता दोनों का एलसीएम
अब टंकी के क्षमता में पहले पाइप के द्वारा भरने में जो समय लगा उससे भाग करेंगे तो यह 1 घंटा में कितना भरेगा यह निकलेगा, और दूसरे पाइप को भरने में जो समय लगा उससे भाग करेंगे तो यह 1 घंटा में कितना भरेगा निकलेगा। तो 21 में 7/4 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, बट्टा वाला 4 ऊपर गुना तो 4 तिया 12। 21 में 21/8 से भाग करेंगे तो 21 से 21 कैंसिल, बट्टा वाला 8 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे देखिए क्या है आपका, आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका। चलिए यहाँ तक में हम लोग क्या निकाल चुके थे, यहाँ तक में हम निकाल चुके थे कि प्रत्येक पाइप, तो 21 में 7 से भाग करिए, 7 तिया 21 तो 4 तिया 12, और 21 में 21/8 से तो 21 से 21 कैंसिल, बट्टा वाला 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह 1 घंटा में भरेगा 12 लीटर, यह 1 घंटा में भरेगा 8 लीटर। यह चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें भरना है टंकी का 2/3। टंकी का 2/3 खाली है तो टंकी का क्षमता 21 लीटर, 21 का 2/3 यानी कि 2/3 ही हमें भरना है। मतलब वास्तव में हमें कितना भरना है, 7 दूना 14 लीटर। तो 14 लीटर पानी भरने में क्या समय लगेगा, हमें यही निकालना है। अच्छा, खोला गया है किसको, दोनों नल को। तो जब दोनों नल को खोला जाएगा तो यह 1 घंटा में 12 भरेगा और यह 1 घंटा में 8 लीटर खाली करेगा। हम क्या निकालेंगे कि जो दोनों से हमें टंकी भरवानी है वह 1 घंटा में कितना पानी भरेगा। तो यह चलेगा तो 12 भरेगा और यह चलेगा तो 8 खाली करेगा, क्योंकि यह तो खाली करने वाला है। तो 12 में से 8 खाली, यानी 1 घंटा में 4 लीटर ही भरेगा। तो 14 लीटर भरने में 14/4 घंटा, काटिए 7/2, यानी 7/2 घंटे का समय लगेगा। 7/2 घंटे कहने का मतलब कि 3.5 घंटा का समय लगेगा इस तरीके से पूरे टंकी को भरने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है x का मान ज्ञात करिए, करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। हमें x का मान ज्ञात करना है, नीचे 2 इक्वेशन दिया गया है उसको सोल्व करके। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, x एलिमेंट है n का, मतलब x नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब x का वैल्यू आपको केवल पॉजिटिव लेना है, x का वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, x का जो वैल्यू आपको लेना है वह केवल पॉजिटिव लेना है, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है। कहने का मतलब जो भी नेगेटिव नंबर होगा वह कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, यह चीज़ क्लियर कर दिया। अब आगे चलिए, यहाँ पे x - 2 के होल स्क्वायर -36 बराबर 0 है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर -36 है, बराबर की इस तरफ आएगा तो +36 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ से x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √36। अब √36 का वैल्यू क्या होगा, +-6 हो जाएगा। यही तो होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ का रूट होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, +-, जब भी हम लोग रूट करते हैं तो +- दोनों में आता है, +-6। अब अगर हम x का वैल्यू +6 लेते हैं, दोनों लेके सोल्व करते हैं, x का वैल्यू अगर हम +6 लेते हैं तो x - 2 बराबर एक बार हम लेंगे 6, ठीक है, और एक बार हम लेंगे x - 2 बराबर -6। अगर आप x - 2 बराबर -6 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि -2 है, इधर आएगा तो +2, तो -6 + 2 -4। x का वैल्यू यह तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नहीं लेना है। अब यहाँ से देख लीजिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -2 इधर आके 6 में ऐड होगा तो 8, तो x का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको चेक करना है, जिस केस में पॉजिटिव वैल्यू आए उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही आपका x का मान हो जाएगा। यहाँ पे आपका वैल्यू +- दोनों आएगा। अब दोनों से, प्लस से भी हम लोग एक बार वैल्यू निकालेंगे x का, और माइनस से भी वैल्यू निकालेंगे x का, और x का वैल्यू प्लस या माइनस जो भी लेने पर, इस वैल्यू को प्लस या माइनस जो भी लेने पर x का मान पॉजिटिव आएगा, वही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए a अनुपात b का मान 3/2 अनुपात 7/3 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करिए। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्रॉस में गुना, तो 3 तिया 9, 7 दूना 14, यानी a अनुपात b का जो मान होगा वह आपका कितना हो जाएगा, 9/14 हो जाएगा। 9/14, क्रॉस में गुना क्यों करते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, तो 3/2 पहले से है, और अनुपात का मतलब फिर से बट्टा, 7/3। अब बट्टा के नीचे बट्टा हो तो उलट के गुना, तो 3/2 उलट के गुना करिए, 7/3 है तो 3/7 हो गया, 9/14 आ गया। यही चीज़ तो हम लोग किए हैं, बस क्रॉस में गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए b - c, अब b - c का मान क्या होगा, b - c क्रॉस में गुना कर लीजिए, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7/5।
अब आप गौर से देखिए, है ना, b जो है दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो जब b दोनों जगह है तो दोनों जगह b का वैल्यू बराबर होना चाहिए, नहीं है तो बराबर करिए। 14 और 7 का कॉमन मल्टीपल 14 होगा, मतलब यहाँ भी जो b है उसको 14 बनाइए, तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10। 14 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ा? 10 से। और जिससे भी गुना करिए प्रत्येक में करिए, क्योंकि प्रत्येक में गुना करने पर मान में अंतर नहीं आता है। जैसे देखिए दोनों में 2 से गुना किए तो 14:10 आया ना, इसका मतलब क्या होगा? 14/10 होगा। काटिए तो जरा सा, 2 से काटिए 7, 2 से काटिए 5, 7/5। तो 7/5 और 14/10 में कोई अंतर नहीं है, तो यह दिखने में वैल्यू आपको अलग लग रहा है, बट इसका मान 7/5 के बराबर है। आपने, है ना, आपने दोनों पद में 2 से गुना किया है, इस वजह से इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह किसी भी अंक से गुना करिएगा तो मान में तो वैसे भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमें क्या बताना है? a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो a का मान देख लीजिए कितना है, बैलेंस करने के बाद ही a b c का मान बताइएगा। और बैलेंस करने का मतलब है कि जो भी कॉमन वेरिएबल होगा उसका मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो a का मान यहाँ पे कितना है? 9। b का मान देख लीजिए कितना है? 14, चाहे यहाँ से ले या फिर यहाँ से ले 14। और c का वैल्यू देख लीजिए कितना है? 10। तो 9:14:10 यही हमारा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद b दो जगह आया है तो दोनों जगह b का मान बराबर होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे 14 और 7 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 14। तो दोनों जगह b के वैल्यू को 14 बनाएंगे तो यहाँ गुना करेंगे 1 से तो 14 हो जाएगा, यहाँ गुना करना पड़ेगा हमें 2 से। ठीक है, अब गुना करने के बाद जो a b c का वैल्यू होगा वही a b c का बैलेंस्ड वैल्यू हो जाएगा। अगला देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24 और 25 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसके भुजा की लंबाई 7, 24 और 25 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ जो भुजा दे रखा है ना, वह वास्तव में समकोण त्रिभुज का भुजा है। कौन से त्रिभुज का भुजा है? समकोण त्रिभुज का। अच्छा, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को देख करके कैसे हम लोग पहचान लेते हैं? तो समकोण त्रिभुज में ना पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? p² + b² बराबर h², यही तो होता है। कहने का मतलब कि 3 नंबर ऐसे है कि दोनों छोटे वाले संख्याओं के वर्गों का योग सबसे बड़े वाले संख्या के बराबर हो, तो ऐसी सभी संख्याएं जो होंगी वह पाइथागोरियस ट्रिपलेट कहलाती है, मतलब कि वह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। और जो भी 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा वह समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। तो आप देखिए 7 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना हो जाएगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 बराबर, आगे देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है? 25। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। देखिए यहाँ भी जोड़ने पर 625, यहाँ भी जोड़ने पर 625। तो कहने का यह मतलब है, साथ में ट्रिपलेट होता है जिसको हमने आपको पढ़ाया भी है कि 3, 4, 5 हो, 6, 8, 10 हो, 7, है ना, 7 उसी तरीके से क्या था आपका? 7, 24, 25 हो। तो इस तरीके से जो भी संख्याएँ होती है जिसमें भी आपका p² + b² बराबर h² को फॉलो करता है उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और बहुत सारे ट्रिपलेट हमने आपको याद कराया था, तो उसके बेसिस पर भी आप सीधे देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो साइड्स दिया गया है, भुजा दिया गया है, वह वास्तव में किसका भुजा है? समकोण त्रिभुज का भुजा है। और हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अगर त्रिभुज कन्फर्म है कि समकोण है, ठीक है, अगर त्रिभुज कन्फर्म है कि समकोण है, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका माप आपका होता है, उसका माप आपका होता है p + b - h/2। बस इतना आपको करना है और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेना है, यह फॉर्मूला होता है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? p + b - h/2। p कहने का मतलब लंब, b कहने का मतलब आधार, h कहने का मतलब कर्ण, बट्टा में 2। यानी कि दोनों छोटी भुजा को जोड़ेंगे और सबसे बड़ी भुजा को घटाएंगे और बट्टा में 2 करेंगे तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। इसका मतलब ये आप समझ लीजिए, जैसे आपका कोई समकोण त्रिभुज है, अब इसके भीतर में अगर कोई वृत्त बना दिया जाए तो यही कहलाएगा अंतःवृत्त, और इसी का त्रिज्या आपसे पूछा जाएगा कि इसका त्रिज्या क्या होगा। समकोण त्रिभुज के भुजा के माप से हमें इसके भीतर बने त्रिज्या का माप निकालना है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, p + b - h। अब p का वैल्यू देख लीजिए कितना है, p का वैल्यू 7, b का वैल्यू 24, ठीक है, 7 + 24 और -h का वैल्यू कितना है? 25, बट्टा में क्या होगा? 2।
अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, पी और बी का वैल्यू दोनों में से कोई भी होगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम 7 + 24 करें या 24 + 7 करें, एक ही बात है। ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा होगा उसी को घटाना है। 24 और 7 31, 31 बटा 25 6, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आपने देखा, आपने देखा P + B - H। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज के बाहर में वृत्त बने, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाहर में वृत्त बने, इसको हम लोग बाह्य वृत्त बोलते हैं या फिर परिवृत्त बोलते हैं। बाहर में अगर वृत्त बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम परिवृत्त बोलेंगे। और अगर परिवृत्त की त्रिज्या बताना हो, केवल समकोण त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है h/2, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका आधा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे 25, 25 का आधा कितना 12.5, यानी समकोण त्रिभुज के बाहर में जो वृत्त बनाया जाएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए, और इस समकोण त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना है, इसका त्रिज्या अगर आपको बताना होगा तो हमें केवल करना पड़ेगा कर्ण बट्टा 2। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या P + B - H/2 और समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होगा h/2, यानी कि कर्ण का आधा। अब यह जो क्वेश्चन है अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त वाला, वह समबाहु त्रिभुज में भी पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज इसी दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक समबाहु त्रिभुज में और एक आपका समकोण त्रिभुज में। तो अगर बात समबाहु त्रिभुज की करें तो समबाहु त्रिभुज के जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा उसको स्मॉल r से हम दर्शा देते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से, क्योंकि अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है a/√3, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा में √3 से भाग करिएगा ना तो बाहर बने वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है आपका a/2√3, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा में 2√3 से भाग कर दीजिएगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आपका, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a/2√3। a/2√3 देखिए यह वैल्यू कम है, यह वैल्यू ज़्यादा है, इसमें ना a√3 में 2 से और भाग किया गया है, ठीक है। तो यह वैल्यू छोटा, यह वैल्यू बड़ा, छोटा वैल्यू अंदर वाला का होगा, बड़ा वैल्यू बाहर वाला का होगा। तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त पे आधारित क्वेश्चन इन दो जगहों से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है कि नेहा की 8,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपया हो जाता है। देखिए 8,000 रुपये नेहा उधार ली है और यह कितना हो जाता है 9200 रुपये हो जाता है, यानी मूलधन है 8,000। 8,000 रुपया क्या है हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन है 8,000 रुपये। और इसके अलावा यह हो कितना जाता है, यह हो जाता है आपका 9200। इसका मतलब 9200 जो है वो आपका क्या है, 9200 आपका मिश्रधन है। अब बोला है कि ब्याज की दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए, अच्छा ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो अब कितना राशि प्राप्त होगा। यानी पहले 8,000 रुपये का 9200 रुपये प्राप्त हो रहा है, मूलधन अगर 8,000 तो आपका यहाँ पे मिश्रधन 9200 प्राप्त हो रहा है। अब अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ाएंगे तो दर को 2% बढ़ाया गया है, यानी कि प्रत्येक साल 2% ब्याज बढ़ेगा। तो 3 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा 6%। 2% अगर हम वृद्धि करते हैं दर में, यानी प्रत्येक वर्ष 2% ब्याज में वृद्धि होगा, तो 3 वर्षों में 2 या 6% ब्याज में वृद्धि होगा। तो ब्याज में वृद्धि हो जाएगा 6%, किसका 6%, मूलधन का। तो मूलधन 8,000 है, 8,000 का 6% वृद्धि हो जाएगा ब्याज में। प्रतिशत से 00 कैंसिल, यानी 8 छक्के 48, 480 रुपये ब्याज और बढ़ जाएगा। यानी जो 9200 रुपया लौटाया जा रहा था इसमें 480 रुपये और लौटाया जाएगा, यानी कि अब जो है कितना राशि लौटाना पड़ेगा 9680 रुपये। अब कितनी राशि प्राप्त होगी 9680 रुपये, क्योंकि ब्याज में यहाँ पे देखिए दर में 2% की वृद्धि, इसका मतलब ब्याज में 2 या 6% की वृद्धि। किसका 6%, मूलधन का 6%, ब्याज मूलधन पे ही जोड़ा जाता है। तो मूलधन का 6% यानी कि 480 रुपये की ब्याज में वृद्धि हो जाएगी। तो राशि जो 9200 रुपया लौटाया जाता था उसमें 480 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अब जो राशि प्राप्त होगा वह 9680, यानी कि नया मिश्रधन आपसे पूछा गया था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है बैंक में दीपा ने 6250 रुपये जमा की। 6250 रुपये जमा की है, यह मूलधन हो गया, और जमा की है चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, और यह हो गया 7840 रुपये। 6250 रुपये कितना हो गया 7840 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर बताना है। अच्छा कितने साल में, 2 साल में हो गया।
ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। मूलधन है 6250 रुपये, मिश्रधन है 7840 रुपये, और हो कितना गया है 2 साल में। तो हमें ब्याज की दर बताना है। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले आप लिखिए मिश्रधन। मिश्रधन कितना है 7840, शॉर्ट तरीका समझिएगा। बट्टा में लिखिए आप मूलधन। मूलधन कितना है 6250। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है मिश्रधन बट्टा मूलधन। मिश्रधन ऊपर लिखे हैं, मूलधन नीचे लिखे, यही चीज़ तो किए हैं। इसका मतलब क्या है कि राशि 6250 से 7840 हो जाता है। कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल में इतना हो जाता है, तो 1 साल में कितना होगा, तो इसका पावर कर लीजिए 1/2। 2 साल में राशि यहाँ से बढ़ के इतना हो गया, तो 1 साल में कितना, पावर 1/2। अगर 3 साल में बढ़ के इतना से इतना हो जाता, 1 साल में कितना, तो पावर 1/3। अगर 4 साल में तो पावर 1/4। पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, पावर 1/3 का मतलब घनमूल होता है, पावर 1/4 का मतलब होता है वर्गमूल और फिर से वर्गमूल, यानी कि 2 बार वर्गमूल होता है। तो 2 साल में इतना हो गया, तो पावर 1/2 करेंगे तो इसे निकलेगा 1 साल में क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल। आगे देखिए, पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो अब वर्गमूल करिए 784 का। 784 का वर्गमूल क्या होगा 28, और 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 हो जाएगा। बस अब यहाँ से आपका रेट निकल जाएगा। रेट क्या होगा, रेट 1 साल में धन में जो वृद्धि होगा वही रेट होगा। तो देखिए 25 से 28 हो जाएगा। जो राशि 6250 से 7840 2 साल में हो जाता है, वही राशि आपका 1 साल में 25 रुपये से 28 रुपये हो जाएगा। तो 25 से 28 होगा, तो वृद्धि कितना का हो रहा है, 25 से 28 यानी 3 का वृद्धि हो रहा है। और यह 3 का वृद्धि कितना पे हुआ है, 25 पे कि 28 पे, सर 25 पे वृद्धि हुआ है ना, मूलधन तो हमारा 25 ही होगा। तो 3 रुपया ब्याज वास्तव में 1 साल में है। तो 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होगा वही क्या कहलाएगा, वही आपका रेट कहलाता है। धन में जो भी 1 साल में वृद्धि होगा वही तो रेट होगा ना। तो 3 का वृद्धि 25 पे, परसेंटेज में कितना गुना किए 100 से, 25 चौके 100, सोल्व कर लीजिए, 3 चौके 12, यानी कि 12% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दे और मूलधन दे और आपसे रेट पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, मिश्रधन बट्टा मूलधन करना है, और इसका पावर करना है जितने साल का केस रहे उसका उल्टा। जैसे 2 साल तो 1/2, 3 साल तो 1/3, 4 साल तो 1/4, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है उसको गौर से देखिएगा कि कितना से कितना हो जाता है। जो वृद्धि होगा, 25 से 28 हो गया, तो वृद्धि कितना का, 3 का, 25 पे परसेंटेज में के लिए गुना करेंगे 100 से। इस तरीके से आपका रेट जो है वह आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 और 40, एक का स्पीड देख लीजिए कितना है आपका 32 है, दूसरा का 40। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है। राम को इस दूरी को तय करने में लक्ष्मण से कितना ज़्यादा समय लगा, 1 घंटा ज़्यादा समय लगा। तो लक्ष्मण के द्वारा तय दूरी, ठीक है, लक्ष्मण के द्वारा तय दूरी। अच्छा, दोनों तो समान ही दूरी तय किया होगा ना। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए एक ही दूरी तय किया है। और राम का स्पीड क्या है, राम का स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, देख लीजिए। और लक्ष्मण का स्पीड क्या है, लक्ष्मण का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो लक्ष्मण का स्पीड ज़्यादा है तो यह दूरी जल्दी तय करेगा, इसका स्पीड कम है तो यह दूरी तय करने में समय ज़्यादा लेगा। अब लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक, इसको राम को जो है वह लक्ष्मण से कितना ज़्यादा समय लगता है, 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, 1 घंटा ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा और कम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा और कम का मतलब होता है समय में अंतर, ज़्यादा और कम का मतलब अंतर होता है। जैसे हम बोलेंगे कि एक की आयु, या फिर बोलेंगे कि आपके बड़े भाई की आयु आपसे 3 साल ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का, 3 का। अगर हम आपसे यह कहेंगे कि आपकी आयु आपके बड़े भाई की आयु से 5 साल कम है, इसका मतलब कि आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का, 5 का। तो अधिक बोले या कम बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो इसका यह मतलब है कि इस दोनों चाल से उस दूरी को तय करने में लगे समय में 1 घंटे का अंतर है। जिस दूरी को यहाँ पे तय किया गया है उस दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया गया है, और दोनों चाल से तय करने में जो समय में अंतर आया है वह 1 घंटे का है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। जब भी किसी दूरी को, जब भी किसी सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं AB बट्टा A-B गुना T। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगहों पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि घर से विद्यालय जाता है इस चाल से तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर अगली चाल से तो 5 मिनट बाद पहुंचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है, जब
किसी समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, जहां ए के जगह पहला चाल, बी के जगह दूसरा चाल, नीचे में जो दोनों चाल का अंतर लिखिएगा, मतलब नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा, और गुना टी। यहाँ पे टी कौन सा होगा, सीधे समय नहीं, जो समय में अंतर देगा उसको लिखना है। तो ए के जगह देख लीजिए, पहला स्पीड, डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो ए के जगह पहला स्पीड क्या है 32, बी के जगह दूसरे पर्सन का स्पीड क्या है 40, बट्टा में दोनों स्पीड का अंतर कितना का 8 का। देखिए कितना सिंपल है, 32 40 8 गुना समय में अंतर कितना का आ गया है 1 घंटे का, 1 से गुना, बस क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। 8 पंचे 40, 32 पंचे 160, यानी 160 किलोमीटर वह आपका डिस्टेंस हो जाएगा, जो लक्ष्मण तय करता है या फिर राम तय करता है, दोनों तो समान ही दूरी तय किया है। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है कि एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। एक ठोस सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है इसको पिघला के एक गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या, सिलेंडर को पिघला करके गोला बनाया गया। तो सिलेंडर को पिघला के गोला बनाया जाए, जब भी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा, उस केस में दोनों का वॉल्यूम जो होगा, दोनों का आयतन जो होगा वह सेम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे गोला से बेलन बना दे, बेलन से शंकु बना दे, शंकु से घन बना दे, घन से घना बना दे, पिघला पिघला करके, उन केसेज में क्या होगा, आपका आयतन जो होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेंडर को कहने का मतलब बेलन, सिलेंडर का हिंदी क्या होता है बेलन, बेलन को पिघला करके गोला बनाया गया है, मतलब बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का त्रिज्या हम आर ले लेते हैं, कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह दोनों आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक को पिघला करके दूसरा बनाया गया है। अब सोल्व करिए इसको, पाई के जगह पाई रखिए, आर। अब यहाँ पे बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा है, बेलन का त्रिज्या 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच, एच कितना है 9, बेलन का आयतन आपका हो गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा था 6, 6 का स्क्वायर 36, एच का वैल्यू आपका 9 है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका तो दिया नहीं है, जो आपका गोला है उसका त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो गोला का त्रिज्या हम कैपिटल आर ले लिए, तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सोल्व करिए, दोनों आयतन तो बराबर ही होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, काटिए इसको, 4 से काटिएगा तो 4 नमा यहाँ पे 36 हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 9 नमा 81 तिया कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे तोड़ लीजिए, देखिए 9 तिया 27, 27 गुना 9 इसको लिख सकते हैं, 27 गुना 9, 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या है, अगर क्यूब हटाएंगे तो इस तरफ वाले का घनमूल हो जाएगा, तो हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। क्यूब हटाएंगे तो क्यूबिक रूट हो जाएगा किसका 27 गुने 9 का, यही वैल्यू किसका हो जाएगा आर का। अब आर का वैल्यू निकालिए, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या 9 बाहर निकलेगा नहीं, तो क्यूबिक रूट के अंदर में आपका 9 रह जाएगा, यही वैल्यू क्या होगा आर का। आर क्या माने थे गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या आपका यही हो जाएगा 3 क्यूबिक रूट ऑफ 9, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।